नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी घटनाचक्र के इस सीरीज़ में, जहां पे हम लोग भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बीपीएससी के द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल का जो क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पर दिया गया था। क्वेश्चन था, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी परिपंजाल। और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सी बिल्कुल सही दिया था। बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो अटल टनल है इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और ये हिमालय के पूर्वी परिपंजाल में स्थित है। और ये क्या करता है तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसके उद्घाटन जो है 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। और ये जो है मतलब कि आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी रखे थे। और ये जो 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में इसकी जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। पाट अंचल अवस्थित है यानी पैट रीजन। पैट रीजन मतलब कि जो पठारी एरिया होते हैं उनको कहा जाता है। तो देखिए जो पाट अंचल है ये कहाँ पे है तो झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। और बात की जाए तो पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग झारखंड पर्वत के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? यानी झुमरी तलैया किस राज्य में पाया जाता है? तो ये झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। और झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। यानी झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार का हिस्सा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब देखिए घटते हुए क्रम पूछ रहा है और कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए राज्य का क्रम बताइए। और इसमें जो ऑप्शन दिया है इन 4 ऑप्शन में से बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे चारों में से सबसे जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश आएगा और नंबर 4 पे बिहार आएगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में हम जब सजाएंगे तो नंबर 1 पे थर्ड आ जा रहा है। उसके बाद थर्ड के बाद ये 4 आएगा। 4 के बाद आपका जो है 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, यानी 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 4 1 2 ठीक ना, और वही क्रम में। चलिए इसके हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश ये आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। वही उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। आंध्र प्रदेश का 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। और वही बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? यानी जो जिला दिया गया भारत का, तो इसमें कौन सा जिला सबसे क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? कच्छ यानी गुजरात। गुजरात इसमें सबसे बड़ा है। चलिए बात करते हैं इसका जो तथ्य के बारे में। तो देखिए जो लेह लद्दाख है इसकी 45,100 किलोमीटर है। कच्छ वहीं 45,674। जैसलमेर जो राजस्थान का है इसमें 38,401 किलोमीटर। और बाड़मेर जो राजस्थान में है 28,387 किलोमीटर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? तो बी माना है, जो बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 7। असम 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। हम बात करते हैं तथ्य का। तो असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती हैं वो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त असम की सीमाएं 2 देशों भूटान और बांग्लादेश से भी लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी हैं, यानी गद्दी जो लोग हैं ये कहाँ के निवासी हैं? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए जो गद्दी लोग हैं ये दरअसल हिमाचल प्रदेश के निवासी माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। और आपको
मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि संथाल जनजाति कहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 7 नंबर, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग पाई जाती है। चलिए बताइए गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई कितनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 6000 मीटर तक होती है जलोढ़ मिट्टी की, यानी जो गंगा क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा कि ओडहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई ये 4000 से 6000 मीटर तक, ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी है। वाह नदी है मतलब महानदी, गोदावरी, गंगा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा 8 नंबर का ऑप्शन सी होगा। ये अपवाह होगा लेकिन केवल वाह लिखा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि गंगा की क्या है, गंगा सबसे बड़ी अपवाह वाली नदी है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ऊपर में से दी गई भारत की नदियों की वाह लंबाइयाँ जो है इस प्रकार है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर की लंबाई है, वहीं गोदावरी को 1465 किलोमीटर है, नर्मदा 1312 और महानदी 851 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। वाराणसी, कानपुर, पटना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कानपुर सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा कि कानपुर ये जो है सबसे बड़ा है, इसके बाद ऑप्शन के अनुसार पटना आ रहा है, इसके बाद वाराणसी होता है, ठीक ना, और इसके बाद इलाहाबाद आता है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है, वह है, यानी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है, कहाँ से कौन नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चिमाय यंगडुम हिमनद से, और सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मानस नदी किस नदी की उपनदी है, मानस। तो यहाँ पे देखिए जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। यानी मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो जयमोली है, तीस्ता है, कामेघ है, सुबनमिरी है, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और कोपिली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या शाम्पू के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा, सोन, गोदावरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए, नर्मदा। चलिए कमेंट में आप बताना है आपको कि नर्मदा के अलावा कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं कि जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। चलिए इसका डिस्कशन बात करते हैं। तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो कावेरी नदी कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश है। तो देखिए कावेरी की बात किया गया है, तो जो कावेरी है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से निकल बहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर इसकी अपवाद क्षेत्र में बहती है, और यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। यहाँ यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटे नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से। तो देखिए दामोदर जो नदी है ये आपके छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। ताप्ती, कृष्णा, लूनी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
लूनी। लूनी क्या है? भूमि बंधित नदी है। अब देखिए कि लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 मीटर तक चलने के बाद एक कच्छ के रण में क्या होती है? दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं है, शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है, बदल देती है? सोन, गंडक, कोसी। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, और कोसी नदी हो जाएगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी अपने भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। इसे बिहार का शोक या बिहार का डायन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किसी से निकलती हैं? तो देखिए, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा की बात की जाए तो ये सभी नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विस्तार की बात की जाए तो दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि दामोदर, हुगली नदियाँ, दामोदर जो है हुगली नदी में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? तो देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? ऑप्शन दिया है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा एक, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसका दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म यानी गर्मी में इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। तापीय संकल्पना अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोध स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का प्रभाव पड़ता है। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसून हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब हवाओं की पेटियों की खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लॉन नामक विद्वान ने किया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर, आम्र वर्षा है। आमों की बौछार, आम का टपकना बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। देखिए, आम्र वर्षा जो है ये क्या है? तो आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आम्र वर्षा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में अप्रैल के महीने में तड़ी झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को कहा जाता है, जिसे चेरी बलाम के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कई महीनों में मई महीनों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मई के महीने में अगर होगा तो आम्र वर्षा कहा जाता है। वही अगर कह सकते हैं कि अप्रैल के महीने में होगा तड़ी झंझावात के साथ, तो उसको चेरी बलाम या बोला जाता है। अब ध्यान रखिए, क्योंकि इस वर्षा में आम के जो फल है पकने लगते हैं। कब? आम्र वर्षा में। बंगाल और असम में अप्रैल के महीने में होने वाली तड़ी झंझावात के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाड़े के मौसम में बारिश ये तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून यानी लौटते हुए मानसून जिसको कहा जाता है, तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है और यह लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ठीक है, इसके अलावा आज बात करते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन के बारे में, जो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है असम में, मणिपुर राज्य में, मेघालय में। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सारे लेक्चर चल रहे हैं, इसके अलावा और भी लेक्चर ऐड होने वाले हैं, तो आप क्लास करते रहिए और सेशन पे